हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। हम शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन के साथ जो कि है व्हाट इज फिजिक्स। जैसे कि आप सबको मालूम है कि फिजिक्स इज अ वास्ट ओशियन, राइट। सही बात है, बट उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फिजिक्स एक्चुअल में क्या है। अगर हम बात करें शुरुआत में, तो फिजिक्स अकॉर्डिंग टू ग्रीक इज नथिंग बट नेचर। फिजिक्स ग्रीक के अकॉर्डिंग क्या है? नेचर है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप अपने आसपास में काफी सारे अलग अलग फिनोमिना देखते हो। रात और दिन का होना, स्टार्स का ट्विंकल करना, रेनबो का फॉर्म होना, ओशियन में वेव्स आना, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स। इसकी स्टडी कर पाना पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स। उसके साथ साथ हम ये भी अगर बोले तो गलत नहीं होगा कि हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, ठीक है, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं। ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स। तो अगर हम बात करें अपने दूसरे पॉइंट पे, तो फिजिक्स और कुछ नहीं है, इट इज द नेचर, इट इज स्टडी ऑफ वेरियस फिनोमेना, राइट, इन अवर सराउंडिंग। स्टडी ऑफ वेरियस फिनोमेना in our surrounding. अभी फिनोमेना को स्टडी करने के लिए काफी सारे फिजिसिस्ट ने लॉ बनाए, ठीक है, जिन्हें आप लोग अक्सर पढ़ते आए हो। न्यूटन का लॉ, ठीक है, आइंस्टाइन का लॉ, हाइजेनबर्ग का लॉ, ठीक है। ऐसे काफी सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने लॉज दिए थे, ठीक है। और ये सारी जो जनरल फिनोमिना होती है उनको डिस्क्राइब लॉज करते आते हैं, ठीक। तो इन द थर्ड पॉइंट वी कैन से स्टडी ऑफ फिजिक्स इज नथिंग बट द लॉज। फिजिक्स की स्टडी और कुछ नहीं है बट क्या है ये? लॉज दैट डिस्क्राइब नेचर, or laws, or we can say laws that helps to understand various phenomena, ठीक है। तो जनरल बात अगर हम करें तो जो आपके सराउंडिंग में जो भी चीज होती है, ठीक है, जितने भी फिनोमिना अकर होती है, उनको हमें स्टडी करने के लिए फिजिक्स का हेल्प लेना होता है, ठीक है। फिजिक्स हेल्प्स अस इन स्टडीइंग वेरियस फिनोमिना अकरिंग इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। ठीक है, इसके साथ साथ फिजिक्स हमें ये भी बताता है कोई भी चीज क्यों होती है, कैसे होती है, और ये जानने के बाद हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। So you can mention like this: it helps to understand why and how things work as they do। और ये जानने के बाद ये हमें प्रेडिक्ट करने में भी काम लगता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्ट फ्यूचर। अब तो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज कोई भी चीज है, हम एक हाइट से गिराते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉप द मार्कर फ्रॉम दिस हाइट, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये क्यों नीचे आता है? ये क्यों नीचे आता है?
बहुत सिंपल सा रीजन है, ये नीचे आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, ये नीचे तो आ गया, बट कितनी स्पीड से नीचे आया, कितने टाइम में नीचे आया, ये हमें कहां से पता चलेगा, हाउस से पता चलेगा। ठीक है, एक बार हमने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि ये मार्कर नीचे आया, इतनी स्पीड से नीचे आया और इतने टाइम से नीचे आया। ठीक है, अब अगर मुझे यही चीज को दूसरे तरीके से फ्रेम करना है कि सपोज इफ आई चेंज द हाइट ऑफ माय मार्कर, और वहां से अगर मैं गिरा तो कितने स्पीड से नीचे आएगा, कितने टाइम में नीचे आएगा, वो हमें प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर में, तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फिजिक्स और कुछ नहीं है, ये जनरल फिनोमिना है जो अपने आसपास में होती रहती है, सराउंडिंग्स में होती रहती है, और इनको स्टडी करने के लिए काफी सारे लॉज बने गए हैं जिनको हमें स्टडी करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी स्टडी ईच एंड एवरी डिफरेंट लॉज। ठीक है, एक बार हमने ये सारे लॉज को समझ लिया, सीख लिया, ठीक है, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा कि कोई भी चीज कैसे होती है, क्यों होती है। ठीक है, और उससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर, which is principles of physics। फिजिक्स में जनरली दो तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर ये पूरा फिजिक्स वर्क करता है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है यूनिफिकेशन प्रिंसिपल, और जो सेकंड प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे इज कॉल्ड एज रिडक्शनिज्म। क्या होता है यूनिफिकेशन, क्या होता है रिडक्शनिज्म, आइए जानते हैं। तो जनरली कोई भी चीज को अगर हमें एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, कोई भी अलग अलग फिनोमेना को हमें अगर एक्सप्लेन करना होता है तो हम एक ही लॉ से उसको एक्सप्लेन करते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज यूनिफिकेशन। इफ आई मेंशन ओवर हियर टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमेना, single law is used, single law is used to explain, is called unification principle। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन लॉ है, वो लॉ की हेल्प से हम ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कोई भी चीज ऊपर से कितनी हाइट से गिरेगा, ठीक है, कितने टाइम के बाद गिरेगा और कितने स्पीड से गिरेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन लॉ जो है, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ वो हमें ये चीज के लिए हेल्प करता है। साथ ही में ये हमें ये भी बताता है कि मोशन ऑफ द प्लैनेट्स कैसे होते हैं। ठीक है, आपने बहुत ही सुंदर सा किस्सा सुना होगा कि जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे तब उनके सर पे एप्पल गिरा था। ठीक है, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। फिर प्लैनेट्स का जो रिवॉल्व होना, ठीक है, इन द सोलर सिस्टम अराउंड द सन, इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। तो एक ये सिंपल सा सिंगल सा लॉ जो है वो हमें काफी सारे अलग अलग फिनोमेना को डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है, व्हिच इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। अब बात करते हैं रिडक्शनिज्म क्या है। ठीक है, तो रिडक्शनिज्म भी उसके वर्ड से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमें रिड्यूस करना है। अब किसको रिड्यूस करना है, ठीक है, कोई भी एक चीज है फॉर एग्जांपल, उसको हमें समझना है तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमें मोटर की स्टडी करनी है, इलेक्ट्रिक मोटर को स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या उसको बाहर से ऑब्जर्व करके स्टडी करेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना। तो हम क्या करेंगे, मोटर को ओपन करेंगे, जैसे ही उसको ओपन किया तो हमें अलग अलग उसमें कंपोनेंट्स मिलेंगे। मोटर के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं,
उन कंपोनेंट्स को हम स्टडी करेंगे, हमें पता चलेगा कि उसके अंदर मैग्नेट है, आर्मेचर कॉइल है, स्लिप रिंग्स है, ठीक है। ये सारे नाम अपने ऑलरेडी 10th में पढ़े हुए हैं। ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स की हम स्टडी करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि मोटर जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो हमने किया वो क्या किया, हमने एक कंपोनेंट को उठाया और उसको छोटे छोटे पार्ट में रिड्यूस कर दिया। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। तो वी कैन राइट ओवर हियर, टू स्टडी द थिंग्स, टू स्टडी द कंपोनेंट by breaking into smaller parts and studying about them, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स को हम पहले स्टडी करेंगे, उसकी हेल्प से हमें एक बड़ा कंपोनेंट जो है उसका वर्किंग हमें समझ में आएगा। दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। इन दोनों प्रिंसिपल्स को स्टडी करने के बाद हम एक साइंटिस्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जिसका नाम है मैक्सवेल। ये साइंटिस्ट ने यूनिफिकेशन प्रिंसिपल का यूज करके टोटल 4 इक्वेशंस दिए थे। उसका जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें उन्होंने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, जो हम 12th में पढ़ेंगे। ये ब्रांच जो है वो एसोसिएटेड है रिलेटेड टू स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है। सेकंड इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे, सेकंड इक्वेशन जो मैक्सवेल का है, ठीक है, उनमें उन्होंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में बताया था। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स दूसरे इक्वेशन में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। बात करते हैं तीसरे इक्वेशन की। तो तीसरे इक्वेशन के अंदर पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म खत्म कर दिया था ये बंदे ने, ठीक है। आप समझ सकते हो किस लेवल का नॉलेज होगा इनका। और जो लास्ट एंड द फोर्थ इक्वेशन जो उन्होंने दिया था उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था उन्होंने, ठीक है। तो मैक्सवेल ने जो ये 4 इक्वेशंस दिए थे, उन चारों इक्वेशंस की हेल्प से हमने ये 4 जो अलग अलग ब्रांचेस है फिजिक्स की उनको स्टडी किया, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ये भी एक यूनिफिकेशन का एग्जांपल हुआ, ठीक है। एक सिंपल सा लॉ या इक्वेशन दे के उन्होंने ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो खत्म कर दिया था, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है वो आगे जाके हमें कई जगह पे यूज करने को मिलेंगे, ठीक है। हम बाकी सारे लॉज भी आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स कवर करते हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स जनरली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक होता है मैक्रोस्कोपिक, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। नाम से पता तो चल गया होगा आपको, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो ऊपर ऊपर से जो भी चीज आपको पढ़ाई जाती है फिजिक्स में, ठीक है, दैट कम्स अंडर द मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की, तो जो भी चीज हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में, दैट कम्स अंडर द माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। फॉर एग्जांपल हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। तो ये सारी जो भी चीज है वो किस में आती है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आती है।
अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की, तो ये है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करना। और छोटे छोटे पार्टिकल्स से मालूम होता है कि एटम्स जो है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, इन सब की स्टडी करना आता है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो ब्रांच है वो काफी वाइड है। 11th में हम क्या पढ़ेंगे, 12th में क्या पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में स्टडी अभी करेंगे माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। क्या क्या चीज हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे? तो मैकेनिक्स के अंदर आता है मोशन, कार कैसे चलती है, कितनी स्पीड से चलती है, एवरेज कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। कोई इंसान कोलाइड होता है, ठीक है, कोलिजन होता है, तो कितने फोर्स के साथ कोलिजन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे मैकेनिक्स में मोशन के अंदर। फिर दूसरा हम देखेंगे चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आप ये देखेंगे बेसिकली 3 लॉ होते हैं मोशन के, ठीक है। तो हम तीनों लॉज का वर्किंग देखेंगे, ठीक है। साथ ही में हम फिर ये देखेंगे कि फ्रिक्शन कैसे रोल प्ले करता है मोशन के अंदर, ठीक है। फ्रिक्शन, पुलिस कैसे रोल प्ले करती है, ठीक है। वुडन ब्लॉक्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के अंदर। फिर हम देखेंगे इसके साथ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स की प्रॉपर्टी जो होती है, फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है वो देखेंगे। उसके साथ साथ हम आगे देखेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हम ये भी देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में जैसे हो गया हीट, टेम्परेचर, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर रोटेशनल मोशन हो गया, कोई भी चीज अगर रोटेट करती है कितने स्पीड से रोटेट करती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे रोटेशनल मोशन के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे कहां पे, इन ग्रेड 11th। सारे के सारे टॉपिक्स हम एक वन आफ्टर द अनदर स्टडी करेंगे इन ग्रेड 11th। एक और चीज इसमें मिसिंग है, साउंड वेव्स, ठीक है। वेव्स, साउंड वेव्स जो होती है उनका स्टडी हम देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स लगते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स इफेक्ट करते हैं साउंड को, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रेड 12th की। तो ग्रेड 12th में हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, जहां पे हम देखेंगे कि क्या होता है चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज से करंट कैसे बनता है, ये करंट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग पैरामीटर्स के हम कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर देखेंगे। किरचॉफ करंट लॉ देखेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखेंगे, सर्किट कैसे बनती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम
ऐसे चार्ज के बारे में बात करेंगे जो मोशन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रो डायनामिक्स के बारे में हम बात करेंगे। मूविंग चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामिक्स में होता है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जहां पे हम देखेंगे कि मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे एसी करंट, डीसी करंट, ठीक है। हम स्टडी करेंगे जनरेटर, हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे ऊपर ऊपर से, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स आपने ऑलरेडी ग्रेड 10 में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, ठीक है, कि रे ऐसे जाता है मिरर के अक्रॉस तो कैसे बेंड होगा, लेंस के अक्रॉस से वो पास हो जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारी फिनोमेना जो आपने ग्रेड 10 में पढ़े थे वो हम ग्रेड 12 में वापस से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, ठीक है। मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लॉज जो होते हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर काफी सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि है टेलीस्कोप, ठीक है, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ आई हो गया, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर। ये ग्रेड 11th में हम पढ़ेंगे और ये हम पढ़ेंगे ग्रेड 12th में, ठीक है। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स होंगे आपके वो ग्रेड 11th और 12th में आएंगे फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक पर्सपेक्टिव। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक में क्या आएगा, छोटा 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 छोटा, ठीक है। ऐसी सारी चीजें हम माइक्रोस्कोपिक में पढ़ने वाले हैं। तो क्या माइक्रोस्कोप चाहिए होगा माइक्रोस्कोपिक पढ़ने के लिए? नहीं भाई, माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों है, ठीक है, ऐसे ही काम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है। 11th में इसका कोई पार्ट है नहीं, हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स 12th में ही पढ़ेंगे। तो 12th में जो चैप्टर आएंगे वो आएंगे एटम से न्यूक्लियस, ठीक है। इन जनरली ये जो दो चैप्टर्स है इनको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। We generally include them in the modern physics section. इसके साथ साथ हम सेमीकंडक्टर्स की भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स भी पढ़ेंगे, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, जो आजकल आपके जो मॉडर्न डिवाइसेस होते हैं उनमें जनरली सर्किट्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ओके, सो स्कोप पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि फिजिक्स की एक्साइटमेंट क्या होती है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो फिजिक्स अगर हमने अच्छे से समझ लिया है तो हम डेली लाइफ के जो फिनोमिना होते हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। डेली लाइफ फिनोमिना को हम अच्छे से समझ पाएंगे और उन्हें एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज ये है
कि हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट कर पाएंगे। अगर हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को समझा है तो वी कैन कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना है, और वी कैन से एक्साइटमेंट, इज एप्लीकेशन रिलेटेड। ठीक है, आप जो भी चीज को समझते हो, लॉज को समझने के बाद उनको वेरियस जगह पे अप्लाई करते हो। ठीक है, उस एप्लीकेशन का रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, उस एप्लीकेशन का रिजल्ट कोई एक आपको नए आंसर के फॉर्म में मिलेगा या कोई एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज को समझने के लिए, ठीक है, फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है। और एक बार हमने अच्छे से किसी लॉ को समझ लिया, ठीक है, तो उसको अप्लाई करके एक नया आउटकम भी लेके आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमने सेमीकंडक्टर्स की पढ़ाई की, सिलिकॉन चिप्स उसमें से बन गए। ठीक है, जो हमें आगे जाके काफी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप तभी कर पाओगे जब आपने कोई भी चीज को अच्छे से समझा है। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज, फिजिक्स जो है वो हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। एक इसका सिंपल सा और क्लियर सा एग्जांपल अगर हम बात करें तो गूगल मैप्स। गूगल मैप्स क्या है? ठीक है, गूगल मैप्स में आपको ट्रैफिक प्रेडिक्ट करके वो बताता है कि आप कितने टाइम के बाद एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, वो आपका रास्ता भी दिखाता है, वो आपको टाइम भी दिखाता है कितने टाइम में हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो वो जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या मैथ्स जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। अरे सर ये वापस से क्यों आ गया? ठीक है, आप लोग ऐसा ही बोलेंगे जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल मैथ्स तो जरूरी है। ठीक है, फिजिक्स में ऐसे काफी सारे इक्वेशंस है, राइट, जो डिराइव हुए हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसका क्लियर सा आंसर हम लिखेंगे यस। ठीक है, काफी जगह पे इक्वेशंस को, ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या फिर डिराइव करने के लिए हमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन ही देख लीजिए। ठीक है, उसमें जो ग्राफ्स ऑफ मोशन है उसकी हेल्प से हम, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। तो ग्राफ क्या हुआ? ग्राफ इज अल्टीमेटली मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथ्स इज मस्ट। मैथ्स का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स पढ़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कि फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। क्या फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? अगर बात करें फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, तो दोनों सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले के जमाने में हम स्टीम इंजन का यूज किया करते थे। ठीक है, तब हमारे पास डीजल इंजन नहीं थे। ठीक है, हम स्टीम इंजन के ऊपर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अपना डिपेंडेंट रहता था स्टीम इंजन के थ्रू। स्टीम इंजन वर नॉट दैट मच एफिशिएंट। ठीक है, स्टीम इंजन थे वो एफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट थे। ठीक है, तो हमें कोई ऐसे इंजन की जरूरत थी जो थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट हो। तो हमने क्या किया? हमने स्टीम इंजन के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया। स्टीम इंजन के थ्रू हमने
थर्मोडायनामिक्स जो कि फिजिक्स का ब्रांच है उनको स्टडी किया, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स की हमने स्टडी की और उसमें से हीट, टेम्परेचर, उसके वेरियस अलग अलग फिनोमेना को स्टडी करके हमने एक नया टेक्नोलॉजी डिस्कवर किया जिसका आज के तारीख में हम यूज करते आते हैं, डीजल इंजन, ठीक है। तो फिजिक्स के थ्रू हमने न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कवर किया, ठीक है। फिजिक्स के थ्रू हमने न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कवर किया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिक्स जो है और टेक्नोलॉजी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, बोथ आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। उन दोनों को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर हमें नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करनी है या नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो हमें किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? फिजिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं। पहले के जमाने में हम जनरली मोबाइल फोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, तब हम कम्युनिकेशन करना वाज बिग हर्डल, राइट। तो कम्युनिकेशन जो है वो भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है, ठीक है। सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्टडी किया। अगेन वो फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्टडी करने के बाद हमें कम्युनिकेशन में हमने रिवॉल्यूशन लाया विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो वापस से फिजिक्स का यूज करके हमने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप किया, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो हमें फिजिक्स स्टडी करना पड़ेगा, ठीक। तो इन शॉर्ट फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। जो हमने आगे अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, ठीक है। आपके जो मॉडर्न डिवाइसेस है लाइक टैबलेट्स है, फोन्स है, ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं उसमें सिलिकॉन चिप्स आती है आजकल, ठीक है। इवन द कार्स हैव नाउअडेज सिलिकॉन चिप्स। तो सिलिकॉन जो है वो एक, ठीक है, सिलिकॉन जो है वो आपके पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, ठीक है। इट्स एन एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमने क्या किया, हमने सिलिकॉन की स्टडी किया, सिलिकॉन को स्टडी किया और सिलिकॉन के ऊपर से हमने क्या बनाया, सिलिकॉन चिप्स बनाया। अब ये जो सिलिकॉन चिप्स है, ये चिप्स का यूज काफी जगह पे होता है, ठीक है। इन योर पीसी, मोबाइल्स, इन योर ऑटोमोबाइल्स और यू कैन से कार्स, ठीक है। काफी सारे सर्किट्स जो रोबोट्स में यूज होते हैं, ठीक है। इन सभी जगह पे हमने सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल किया। तो अल्टीमेटली ये भी ऐसा ही हुआ कि हमने फिजिक्स पढ़ा, ठीक है, और उसकी हेल्प से हमने एक सिलिकॉन चिप बनाया जो आजकल काफी सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है उसमें यूज होता है। तो वापस से हम यही फैक्ट पे आते हैं या फिर हम कंक्लूड यही कर सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो फिजिक्स के साथ जुड़ा हुआ है और फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, क्या फिजिक्स गुड है, बैड है, ठीक है, सोसाइटी के लिए? ये पे डिस्कस करने वाले हम कौन होते हैं, ठीक है। बट अगर हम पास्ट के एग्जांपल्स को देखें, पास्ट के सिनेरियोस को देखें, तो हमें पता चलता है कि फिजिक्स जो है वो अच्छे काम के लिए भी यूज हुआ है और बुरे काम के लिए भी यूज हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें तो फिजिक्स ने हमें
कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प किया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प किया, ठीक है, लाइफस्टाइल जो है वो अपनी इंप्रूव हुई है, ठीक है। एट द सेम टाइम फिजिक्स ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एटम बॉम्ब बनाने में भी हेल्प किया है। एटम बॉम्ब्स है, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, मिसाइल्स, केमिकल वेपन्स, ये सारे जो चीज जो फिजिक्स के हेल्प के थ्रू बने हुए हैं वो अल्टीमेटली क्या है, वो बैड है फॉर सोसाइटी, राइट, एंड ऑल दिस आर बून्स फॉर द सोसाइटी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो इंसान के पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के लिए वो अच्छा होगा, किसी के लिए वो बुरा होगा, ठीक है। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक के अंदर, जो कि है टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर। तो बेसिकली 4 फोर्स है जो नेचर में लगते हैं। सबसे पहले जो फोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आप सबको मालूम है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। तो फर्स्ट जो फंडामेंटल फोर्स है वो है ग्रेविटेशन फोर्स। सबको मालूम है ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, कैसे लगता है, ठीक है। जो भी जितने भी पार्टिकल्स है या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है यूनिवर्स के अंदर, वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा उनके ऊपर लगता है, ठीक है। और ये जनरली कैसा है, एट्रैक्टिव इन नेचर है, ये अपने ओर खींचता है, ठीक है। ये जैसे कि ये पेन है और अर्थ का सरफेस है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, वो उसके ऊपर भी ग्रेविटेशन का फोर्स इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम कोई दूसरे प्लैनेट में जाते हैं, जैसे कि इफ यू गो ऑन द मून, तो मून पे ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो थोड़ा सा कम लगता है, इसके कारण अपना बॉडी जो है वो थोड़ा हल्का महसूस करता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो यूनिवर्सल है, या ऐसा बोले कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। ऐसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है क्या ये वीक है या स्ट्रांग है, तो अगर हम मेंशन करें तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो काफी वीक फोर्स है, या बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर। लास्ट पॉइंट, क्या कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट है ग्रेविटेशन फोर्स को लगाने के लिए? जी नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स कहीं पे भी लग सकता है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ मीडियम। तो हम ऐसा बोलेंगे, यहाँ पे मेंशन ऐसा करेंगे, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं जो सेकंड फंडामेंटल फोर्स है उसके बारे में। जो सेकंड फंडामेंटल फोर्स है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि ये जो फोर्स है वो किसके बीच में लगता है, इट एक्ट्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। जनरली आपको मालूम है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो एक्ट करता है, एक्ट्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। एक्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिगर बनाना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल, बट इफ यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों केस में ये रिपेल करेगा और ये वाले केस में ये अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से दो फंडामेंटल फोर्स हमने देखे। अच्छा, एक और चीज इसमें अगर हम बात करें
तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स भी ग्रेविटेशन की तरह लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। ये भी कैसा है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, और इसको भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे फोर्स के ऊपर, जो कि है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाम से पता लग गया होगा कि ये फोर्स है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन लगता कहां पे है। तो इफ यू फोकस ऑन द सेकंड वर्ड न्यूक्लियर फोर्स, माने कि ये जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। अब न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये लगता है जनरली फोर्स, एक्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। अब ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, कोई बताएगा? ठीक है, क्यों स्ट्रॉन्ग है? इसके स्ट्रॉन्ग होने का रीजन एक ही है कि ये जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। हमेशा ये फोर्स अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को अपनी ओर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है स्ट्रॉन्ग फोर्स, और उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल रहता है। तो अगर हम बात करें कि नेचर जो है वो कैसा होगा इसका, जनरली अट्रैक्टिव फोर्स है। ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है ही ये, लेकिन ये पहले दो फोर्स की तरह लॉन्ग फोर्स नहीं है, लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, ठीक है। इट इज द शॉर्ट रेंज फोर्स। क्यों ऐसा, क्यों ये शॉर्ट रेंज फोर्स है? इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो लगता है वो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। अब न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो काफी छोटा होता है, 10⁻14 से लेके लेट्स से 10⁻15 मीटर तक रहता है, इसलिए ये जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। और X इन द न्यूक्लियस, रेडियस जो है उसका न्यूक्लियस का 10⁻14 से लेके 10⁻15 मीटर के अंदर ही ये एक्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली चार फोर्स है, क्लास फोर्स अभी बाकी है जो हम अभी मेंशन करेंगे इसके बाद, व्हिच इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका एग्जैक्ट अपोजिट, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग था, इसका एग्जैक्ट अपोजिट जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। यहां पे हम नीचे मेंशन कर देते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अगेन ये नाम से पता चल जाएगा आपको कि ये वीक है, ठीक है, और न्यूक्लियस में लगता होगा, ऐसा है, ठीक है। बट इसकी थोड़ी सी कहानी अलग है कंपेयर टू दिस न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता था, जो उन दोनों को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता था, ठीक है। ये जो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। ये जो फोर्स है वो भी कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जैक्ट अपोजिट है, ठीक है, वीक है नेचर में, और ये भी कैसा है, शॉर्ट रेंज्ड है फोर्स, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। लेकिन अब ये लगता कहां पे है, ठीक है, वो हमें देखना है। कौन से ऐसे पार्टिकल्स है जिनमें ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये जनरली रेडियो एक्टिव एमिशंस में देखा गया है, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे पार्टिकल्स हमने नाम सुना है, ठीक है। तो ये जो एक्ट करता है, कहां पे एक्ट करता है, ओनली एक्स इन रेडियो एक्टिव
एमिशंस जैसे कि बीटा डीके, ठीक है। तो वहां पे ये न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो चारों फोर्स है उनको अगर हम स्ट्रेंथ के वाइज अगर हम अरेंज करें तो ये किस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स के बाद तो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद हम आएंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स में, और लास्ट में अपना आएगा ग्रेविटेशन फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स और लास्ट में जो आएगा दैट विल बी ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कुल मिला के 4 फोर्स है, चारों को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है। अब हम इसकी स्ट्रेंथ भी मेंशन करते थे। सपोज हम अगर बात करते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स की हम वैल्यू 1 रखते हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वो 10⁻² में होगा, 10⁻² में होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट विल बी 1/100। जो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होगा, ठीक है, उसका 1/100 करेंगे तब जाके वो फोर्स हमें मिलेगा। सिमिलरली अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो ये शायद आएगा 10⁻13 के आसपास, ठीक है। तो सोचो, आप ही कंपेयर कर लो कि एक को अगर हम 10⁻13 पार्ट्स में डिवाइड करें तब जाके ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू हमें मिलेगी। और लास्ट में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कहीं ना कहीं आता है 10⁻38 के आसपास। मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको हम 10⁻38 टाइम्स में, जस्ट इमेजिन हाउ बिगर इट विल बी, 10⁻38 टाइम्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक जो पार्ट, सिंगल पार्ट मिलता है दैट विल बी आवर ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 4 फंडामेंटल फोर्स है इसके ऊपर पूरा फिजिक्स बेस्ड है, ठीक है। अब मानो या ना मानो, बट दीज आर द 4 फंडामेंटल फोर्स ऑन विच द एंटायर फिजिक्स इज बेस्ड, ठीक है। तो ये चैप्टर था अपना फिजिकल वर्ल्ड, जहां पे हमने काफी सारी चीजें देखी, ठीक है। वी स्टार्टेड विथ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, कि फिजिक्स क्या होता है, क्या क्या फिनोमिना होते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। फिजिक्स जो है वो लॉज के थ्रू डिफाइन होता है, ठीक है। फिर हमने फिजिक्स के अलग अलग 2 पार्ट्स देखे थे, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो जनरल चैप्टर है, आपको जनरल इंफॉर्मेशन फिजिक्स के बारे में देता है, ठीक है। अब हम जो चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, वो हमारा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इन द नीट एंड जेईई मेंस एग्जाम्स, जो हम करेंगे वंस वी कंप्लीट द थियरी एंड एनसीईआरटी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय फर्स्ट वीडियो, ठीक है। मैं आशा रखता हूं कि आगे भी आपको इस तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे, ठीक है, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, शुक्रिया।